उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है जीत और ये हैं इटावा उत्तर प्रदेश से। और पर अभी फिलहाल ये रहते बाहर हैं, मतलब भारत से बाहर अमेरिका वगैरह में शायद रहते हैं या लंदन रहते हैं, पता नहीं मुझे। इनकी कुंडली शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा पापक होते हैं और जन्म कुंडली को जब आप देखेंगे तो मिथुन राशि बनी है और सारे ग्रह नवम भाव में ही इकट्ठे हैं। अब यहाँ आने के बाद आपको अवश्य ही एक बार इनकी कुंडली में चलित कुंडली देखनी चाहिए, जहाँ पे शुक्र जो है वो वहीं बैठे हैं और कोई भी ग्रह इनकी कुंडली में स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। मतलब सारे के सारे ग्रह यहीं बैठे हैं यथावत, जैसे यहाँ देखे जा रहे हैं। इनकी कुंडली में अभी जो स्थिति बनी है उसके आधार पर लग्न में उच्च के शनि, बहुत अच्छी स्थिति, और लग्न जो है वो 15 डिग्री का है, बली है, स्वाति नक्षत्र का है और गुरु की दृष्टि है लग्न पे, उच्च के शनि पे। तो व्यक्ति जो है वो कई बार अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के धन कमाता है और बहुत ही प्रगाढ़ होता है। एक पुत्र योग भी बना होता है, कई बार व्यक्ति को एक ही पुत्र होते हैं। पराक्रमी, बहुत मजबूती से धनु राशि के बैठे हैं तो व्यक्ति जीवन में कभी भी अपने उद्देश्यों से और अपने कर्म पथ से कभी भी भ्रष्ट नहीं होता और बहुत ही मजबूती से अपना जीवन जीता है। धन की समस्या नहीं होती, यथार्थवादी होता है, सत्य को मान करके ही सिद्धांतों पे रह करके काम करता है, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, अनुशासित होकर के जीवन जीता है और प्रैक्टिकल भी होता है। गुरु, सूर्य, बुध, चंद्रमा और केतु ये सब ग्रह एक साथ बैठे हैं और जिनमें से सूर्य ने क्रमशः यहाँ पे 15 डिग्री के सूर्य और 15 डिग्री 17 कला के गुरु, तो गुरु अस्त हो जाएंगे। उसके बाद आपको बताऊं तो बुध 23 डिग्री के हैं तो वो भी अस्त हो जाएंगे, वक्री भी हो गए और अस्त भी हो गए। और चंद्रमा तो अस्त हैं ही, तो बुध भी अस्त हो गए, चंद्रमा भी अस्त हो गए और गुरु भी अस्त हो गए, 3 ग्रह अस्त हो गए। इसका मतलब भाग्येश कमजोर अस्त हो गए, गुरु अस्त हो गए। इसका मतलब है कि तृतीय भाव साहस व्यक्ति का कमजोर हो जाएगा, रोगेश कमजोर या रोग लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाए, और चंद्रमा अस्त हो जाने से इम्यून वहां से भी कमजोर हो जाए। तो रोग भाव के अधिपति अस्त के हो गए, तृतीय भाव अस्त हो जाए तो व्यक्ति को कई बार दूर जाकर के धन कमाना पड़े, इधर उधर एक आरंभ में थोड़ी सी मशक्कत होती है, बाद में जाकर के व्यक्ति व्यवस्थित हो जाता है। और वहां पे चंद्रमा, गुरु, बुध 3 ग्रह अस्त के, यानी कि भाग्येश अस्त के, दशम भाव के अधिपति चंद्रमा अस्त के और गुरु अस्त के। इसका मतलब है कि रोग भाव के अधिपति अस्त के। इनकी कुंडली में कमजोरी क्या क्या है? जब जन्म कुंडली के लग्न में शनि बैठे हों और उनसे तीसरे भाव में ही मंगल बैठे हों तो व्यक्ति को कई बार गंभीर बीमारी होती है, या उम्र के अंतिम पड़ाव पे एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो कभी ठीक नहीं होती, या अगर वो ठीक होगी तो एक वक्त के 5 साल तक कम से कम झेला करके खत्म हो, ऐसी अवस्था। या फिर कई बार ऐसी बीमारियां इनकाउंटर होती हैं जो निस्संदेह व्यक्ति को लंबे समय तक बिस्तर पर डाल देती है। अभी के गोचर में जो मैं बात करूंगा तो मिथुन राशि के लिए गुरु का गोचर जो है वो मीन राशि से ही हो रहा है। गुरु मीन राशि से चतुर्थस्थ, ये थोड़ा अच्छा भी होता है थोड़ा, हालांकि वहां पे मैं इसे बहुत ज्यादा कमजोर नहीं, क्योंकि रोगेश कम से कम रोग भाव में ही गोचर कर रहे हैं। अपनी ही राशि से कोई भी गोचर कर रहा ग्रह कमजोर नहीं होता, लेकिन तुला लग्न की कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे भाव के अधिपति भी नहीं होते। इस वजह से हालांकि वो व्यक्ति के पास बल देंगे, उसके पास धन की समस्या नहीं होगी, वो इनिशियल स्टेप में ही व्यक्ति को वो बीमारी पकड़ ली जाती है, ऐसा होता है। उसके बाद अगर बात करें तो शनि जो है, जो कि जन्म कुंडली में बहुत ही कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, वो अभी मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, जो इनकी कुंडली में राशि से 8वें जाते हैं। ये भी आयु के प्रदाता होते हैं, 8वें जाना इनका अच्छा माना जाता है, ये भी ठीक है। इधर से भी गोचर का कोई प्रभाव गलत और कमजोर नहीं है। अष्टम भाव के अधिपति शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हैं, जिसपे शनि की दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति के पास ऊंची आयु होती है। उच्च के शनि लग्न में व्यक्ति को वैसे भी तीव्र आयु का और वृद्ध होकर के मारने का योग बना देते हैं, तो यहाँ पे कोई कमजोरी नहीं है। व्यक्ति के जीवन में अभी शुक्र की दशा चल रही है और निश्चित रूप से ऐसा इसलिए हो सकता है कि कोई बीमारी मिली हो, क्योंकि अभी शुक्र अंतिम स्टेज से जो गुजर रहे हैं, अष्टम भाव का परिणाम कर रहे हैं और दशम भाव में बैठ करके व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को और पुरुषार्थ को और उसका दरअसल एक तरीके से वो चैलेंज देना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरा
या मुझे बर्दाश्त कर लो या मुझे सह लो। क्योंकि शुक्र में बुध चल रहे हैं जो कि आपकी कुंडली का 12वें भाव का भी अधिपति है, तो व्यय वो रखेगा। घर पे व्यक्ति को अगर ला दिया जाए कई बार तो भी ठीक हो जाता है, या कई बार व्यक्ति को गणेश जी की पूजा अगर गणेश जी से इनसे करवाई जाए तो बढ़िया हो जाए। चतुर्थी का व्रत अगर करवाया जाए तो व्यक्ति से अच्छा ही हो जाए। गणेश जी का सहस्त्रार्चन कराया जाए तो व्यक्ति जो है वो तुरंत ही सफल सुखद लाभ प्राप्त कर लेता है। संकटनाशक गणेश स्तोत्र का या गणपति अथर्वशीर्ष का या गणेश जी के 1008 नामों से गणेश जी का सहस्त्रार्चन कराया जाए तो व्यक्ति जल्दी ठीक हो सकता है। 2024 के जनवरी तक ये समस्या इनको परेशान करेगी, हालांकि ये समस्या 2025 के मार्च तक रहेगी कम से कम। और ये एक बात और बता दूं तो अभी इनकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसमें चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं हैं, वो अस्त भी हैं, और वक्री होकर के बुध भी अस्त हो जाते हैं तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, ये स्थिति बनती है। गुरु आर्द्रा के, सूर्य भी आर्द्रा के, ऐसी अवस्था में व्यक्ति बहुत धन भी कमाया है, बहुत सारी विपरीत स्थिति से उलझ करके और बहुत ही प्रभावों से, थपेड़ों से सह करके अपने आप को मजबूत किया है। हालांकि वो सैद्धांतिक रूप से कभी भी कमजोर नहीं रहा, उसके पास धर्म का बल था, उसके पास अनुभव का बल था, ज्ञान का बल था, पराक्रम का बल था, लोगों का बल था, समाज का बल था, और वो निश्चित रूप से जहां भी रहा है बहुत ही मजबूती से अपने आप को पद पे स्थापित करके रखा हुआ है। लग्न में शनि उच्च के कभी भी व्यक्ति को गलत और निंदनीय या कभी भी भ्रमित या अनुशासित न रहने वाला नहीं बनाएंगे, ये बिल्कुल चीजें ठीक होती हैं। एक बात और है, व्यक्ति के पास नैतिकीय तत्वों का मालिक रहा है, उसके जीवन में प्रेम की, उसके जीवन में समरसता का माहौल रहा है। धन भाव के अधिपति मंगल के ऊपर राहु केतु का प्रभाव, पर गुरु सूर्य चंद्रमा बुध, इस वजह से भी व्यक्ति कई जगहों से पैसे कमा लेता है और कई सारे जगहों से उसके पास धन इकट्ठा करने के नए सोर्स भी बनते हैं और वो कई जगहों पे उसके इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। मल्टीपल जो होता है वो जगहों से वो उसके सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। या अगर उसने नहीं करा हो तो भले ही उसने अपने इस चीज का लाभ नहीं उठाया, पर वस्तुतः व्यक्ति के जीवन में बात ऐसे कई तरह से बन रहे हैं। अगर इनकी कुंडली के पंचांग को आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा पापक होते हैं। गुरुवार के जन्मे होने से व्यक्ति गंभीर बुद्धि का होता है। दक्षिणायन में जन्मे और वर्षा ऋतु में जन्मे होने से बुद्धि कई बार भ्रमित भी होती है और कई तरह के विचार दिमाग में बनते हैं। इसके अतिरिक्त मैं इनकी कुंडली में जो देख रहा हूं, व्यक्ति को व्याघात योग, कई बार अपने ही लोग आपको धोखा दे करके चले जाते हैं, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो अवस्था में आने के बाद परित्यक्त हो जाता है, पत्नी से, महिला, भाई से, बहन से, बेटे से, बेटियों से, उसे अलग कर दिया जाता है, या कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जिसके कारण वो व्यक्ति थोड़ा अलग थलग सा महसूस करता है। शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा कई बार भौतिकवादी भी रहा है, सुखों के पीछे भागा भी है, पर देवगण के होने के कारण लड़ता नहीं है, बुद्धिमान है और धार्मिक भी है। उसके पास कम से कम मोरालिटी उसकी कभी भी कमजोर नहीं हुई है, और निस्संदेह मैं ये बात कर सकता हूँ कि उसने बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभा करके अपने जीवन को कई जगहों से प्रभाव से युक्त रखा है। शुद्ध, मनस्वी, शांत और बहुत अच्छे होते हैं, मतलब व्यक्तित्व का व्यक्ति कमजोर नहीं होता। लग्न में उच्च के शनि व्यक्ति को बहुत ही स्थापित करते हैं और बहुत ही गंभीर बुद्धि का बना देते हैं। मेहनत के बल पे व्यक्ति अपने भाग्य का बल अर्जित करता है और भाग्य का फल प्राप्त करता है, क्योंकि मंगल और राहु जबरदस्त तरीके से जातक की कुंडली में भाग्य का बल देते हैं। अब जरा गौर से समझिएगा, तो इनकी कुंडली में लग्न के अधिपति जो बनते हैं वो बनते हैं शुक्र, और कर्क राशि में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को भौतिक सुख संसाधन की समृद्धि की स्थिति तो मिल जाती है, पर वो मंगल की 7वीं दृष्टि के बाद 8वीं दृष्टि से भी देख लिए जाते हैं और शनि की दृष्टि भी उन पे पड़ जाती है। और शुक्र बैठे हैं आश्लेषा नक्षत्र में, जो कि 12वें भाव के अधिपति और इस कुंडली के लिए कारक ग्रह होते हैं, राजयोग की भांति परिणाम देते हैं, पर वो अस्त हैं और वक्री भी है। तो वक्री होकर के अस्त हो जाने से बुध का प्रभाव कमजोर हो जाएगा। इस वजह से जब वो दशा में आते हैं तो व्यक्ति का व्यय बढ़ा देते हैं। बस यही हुआ है। बुध आए हैं 2021 के मार्च के बाद, कोई ना कोई समस्या नई पैदा करने वाले योग में लेके जाएंगे और वो आपसे पैसे खर्च करवाएंगे। एग्जामिन होना पड़े, कई बार व्यक्ति को बेड रिडन होना पड़ता है, वात पित्त कफ, इतने कई तरह के जो है वो कई तरह की समस्याएं जो है वो जीवन में दिखने लगती हैं। रक्त से संबंधित, गर्दन में, कई बार स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित समस्या, स्नायु तंत्र, स्नायु मंडल, ये सब प्रभावित होते हैं। इकोसिस्टम जो है वो पूरा जो है वो भ्रष्ट हो जाता है, तंत्र मंत्र पूरा ही गड़बड़ा जाता है। ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है।
शनि जो है वो जन्म कुंडली में स्वाति के बैठे हैं, वक्री हैं, तो वक्री हो गए शनि, मंगल हो गए वक्री, बुध वक्री हो गए। वक्री ग्रहों का बहुत ज्यादा हो जाना कुंडली में कई बार कुंडली के बल को क्षीण करता है, कमजोर करता है, परेशान करता है और कई तरीके से जातक के जीवन में अपना संपूर्ण परिणाम नहीं दे पाता है। अगर ऐसा होता तो व्यक्ति को कभी भी अपने जन्म स्थान से दूर जाने की नौबत ही नहीं आती। कारण क्या था? क्योंकि दशमांश कुंडली भी केंद्र में बिल्कुल खाली है। नौमांश कुंडली में गुरु और सूर्य पत्नी बहुत ही श्रेष्ठ बुद्धि वाली, मनस्वी, शुद्ध और दार्शनिक और कई सारे क्षेत्रों की जानकार और बहुत ही ज्यादा मोरल वैल्यू को रखने वाली, सबको साथ लेकर के चलने वाली और जिम्मेदारी का वहन करने वाली होती है। एक ऐसे दाम्पत्य की स्थिति मैं यहाँ देख रहा हूँ जो बिल्कुल ही संतुलित और बहुत ही ज्यादा पतिव्रत और पत्नीव्रता, ऐसे दोनों ने अपने अपने कर्तव्यों का परिपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से निर्वहन किया है। चंद्रमा और मंगल का संपूर्ण सुखदायी दाम्पत्य बहुत सुंदर, इसका कोई शानी ना हो। शनि की दृष्टि पड़ेगी तो लग्नेश लाभ में बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास परिस्थितियों से व्यक्ति लड़ा भी है, उसके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं जिसने स्वीकार भी व्यक्ति ने करे हैं। लग्न के अधिपति का दशम में जाना, व्यक्ति स्वयं के पैरों पर बहुत जल्दी खड़ा हो और लक्ष्मी संपन्न योग बनाए। धन भाव के अधिपति का राहु के साथ बैठना, विकट परिस्थिति से जूझ करके धन कमाने का प्रभाव विकसित होता है और जीवन भर व्यक्ति धन कमाने के पीछे भागता रहता है। पराक्रम भाव के अधिपति का पराक्रम को देखना, छोटे भाई बहन, कुटुंबजन आदि इन सब चीजों का सुख व्यक्ति को मिले। चतुर्थ भाव के अधिपति और पंचम के अधिपति शनि इस कुंडली में सर्वाधिक कारक और जन्म कुंडली में बैठे कहां? लग्न में उच्च के। कारक ग्रह उच्च का हुआ, आयु का कारक उच्च का हुआ, अनुशासित करने वाला ग्रह उच्च का हुआ, आयु देने वाला ग्रह उच्च का हुआ। आयु के अधिपति को शनि ने देखा है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास आयु है और लंबी आयु है। अभी इस दशा के कारण व्यक्ति को परेशानी है, न तो गोचर में कोई स्थिति कमजोर है। अगर आप छठवें भाव के अधिपति को देखेंगे तो भी वो कमजोर नहीं है। और मैं समझता हूं कि अभी जो राशि है मिथुन की, इस वजह से कि कई बार व्यक्ति के जीवन में वो थोड़ी बहुत कमजोरीपन का एहसास कराते हैं, पर वो एक सामान्य सी बात है। राशि पे ढैया साढ़े साथी का प्रभाव खत्म हो चुका है, तो ऐसी कोई बात है नहीं। और अगर अभी की भी बात करते हैं तो व्यक्ति के पास एक अच्छी स्थिति ही देख रहा हूं, अभी भी कोई कमजोरी वाली बात नहीं है। बीमार होने का खतरा, क्योंकि शनि का प्रभाव शुक्र पे, मंगल का प्रभाव शुक्र पे और मंगल राहु के साथ है। अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ में बैठे, इस वजह से व्यक्ति को पिता से कई बार दूरी या पैतृक धन या पिता के धन से कई बार दूरी हो जाती है या जानबूझ करके छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति। माता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे बहुत गंभीरता से रहा और व्यक्ति माता से नजदीक भी रहा, ये बात दिखती है। हालांकि माता थोड़ी बहुत बीमार रही होगी स्वास्थ्य से, ऐसा देख रहा हूँ। व्यक्ति का मन भी थोड़ा कमजोर रहा और वो निश्चित रूप से शुद्ध रहा, शांत रहा अपने लेवल पे। उसको हमेशा दूसरों से तकलीफ मिली है, लोगों ने धोखे दिए हैं, कमजोरी भी मिली है, ऐसी चीजें मिलती है। हालांकि उसके लिए जहां भी वो रहा है वो पद पे ही आसीन रहा है और शुक्र के कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में प्रेम की भरमार रही है, उसको प्रेम करने वाले बहुत रहे। सूर्य की दशा आने वाली है जो कि लाभेश हैं, बैठे अच्छे हैं। लाभ भाव के अधिपति का नवम में जाना महाभाग्यशाली योग। छठवें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में यहां जाना, पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है, चाहे हो या ना हो। व्यक्ति का धन कोई हड़प नहीं सकता और उसका जो अधिकार है उसे कोई छीन नहीं सकता। सप्तम भाव के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्त जाना, ये बहुत अच्छा होगा, पर राहु के साथ बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति अनियमित भी अपने वक्त पे रहा है। एक वक्त पे कई बार, हालांकि शनि ने बहुत बैलेंस करने का प्रयास किया है, पर फिर भी कई बार अनियमितता या कई बार व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याएं कई बार देखने को मिलती हैं। नाभि का क्षेत्र प्रभावित होता है, ये बात मैं कह सकता हूं, क्योंकि बुध वक्री है, शनि भी वक्री है और मंगल भी वक्री है। तो शनि मंगल जब वक्री हो और जब उस समय व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो कई बार व्यक्ति को जीवन की एक अवस्था में आने के बाद बहुत बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है या कोई बड़ी चीज सामने से दिख जाती है। हालांकि उससे व्यक्ति निपट जाएगा। नवम भाव के अष्टम भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, मैंने बताया दशम भाव में बैठ करके चतुर्थ को देखना व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ले जाकर के स्थापित करता है और व्यक्ति को पिता से दूरी देता है। साथ ही साथ कई तरीके से उसको नुकसान भी झेलना पड़ता है, ये बात भी देखता हूं। जैसे कर्म क्षेत्र में ही या कई बार इनिशियल स्टेप में व्यक्ति को बहुत ज्यादा जो है वो मशक्कत करनी पड़ी हो, तब जाकर के व्यक्ति ने अपने आप को स्थापित किया। धीरे धीरे सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। हालांकि त्वरित ही व्यक्ति एक्टिव हुआ है, तुला लग्न का है, इस वजह से व्यक्ति जो है वो वायु तत्व का लग्न बना। वायु तत्व का लग्न, लग्न में उच्च के शनि सब कुछ देते रहे और बहुत अच्छे तरीके से देते रहे हैं। कभी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हुआ है, लोगों ने धोखा भी करा पर फिर भी व्यक्ति मजबूती से इकट्ठा रहा, वो कमजोर नहीं रहा। अगर यही सूर्य चंद्रमा के साथ नहीं बैठे होते या चंद्रमा अगर मजबूत होते तो और भी ज्यादा व्यक्ति ऊंचाई को छू सकता था।
ये बात है। कई बार व्यक्ति को जो है वो वंशानुगत बीमारी का वाहक भी देखा जा रहा है, इस वजह से ये चीज़ें भी बन रही हैं। तो हमें उस पे भी ध्यान रखना होगा कि ये जो बीमारी है वो कहीं किसी और को ना हो, या कहीं किसी के द्वारा लाई ना गई हो, व्यक्ति उसका जो है वो वाहक ना बना हो, ये चीज़ें भी दिखती हैं। जो विश्वव्यापक बीमारियां होती हैं उससे भी व्यक्ति को खतरा है। इन सब चीज़ों से व्यक्ति को बचना चाहिए। दशम भाव के अधिपति चंद्रमा का धर्म कर्माधिपति योग, ऐसी अवस्था बहुत अच्छी कही जाती है। व्यक्ति शुद्ध और बहुत ही सरल तरीके से धन कमाता है, अच्छे तरीके से धन कमा ले, गलत तरीके से धन ना कमाए, और बहुत ही व्यवस्थित होकर के धन कमाने की लालसा भी उसकी होती है। वो कभी भी किसी को ठगेगा नहीं, नुकसान करके किसी का गला काट के अपनी जेबें नहीं भरता है। एकादशवें भाव के अधिपति का नवम में आना, इसे भाग्यशाली योग कहेंगे। एकादशवें के कारक के साथ यानी कि गुरु के साथ बैठने से व्यक्ति भाग्यशाली होता है। 12वें भाव के अधिपति बुध का चतुर्थ में आना, नवम में आना, पंचम में आना, इसे कई बार अच्छा माना जाता है। इस वजह से यहाँ पे भाग्य में आना व्यक्ति को विदेश से ही भाग्य का लाभ मिलता है। नवमांश कुंडली बहुत ज्यादा मजबूत कहूंगा। राहु तुला के, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन। सूर्य और गुरु पे तो प्रैक्टिकल जीवन हो जाता है, और यहाँ पे सूर्य और गुरु का प्रभाव यहाँ भी बहुत अच्छा, यहाँ भी शुक्र का बैठना बहुत अच्छी स्थिति। चंद्रमा और मंगल व्यक्ति को विदेश में बहुत मतलब सुखी जीवन जीने वाला बना देते हैं। इस कुंडली के लिए द्वितीय संतति जो है वो कई बार परेशान करेगी, या बीच की संतति जो है वो परेशान कर सकती है। पहली संतति जो है वो प्रैक्टिकल होती है, दूसरी संतति थोड़ी बीमार होती है। ऐसी स्थितियां देख रहा हूं। ऐसे जन्म कुंडली में द्वितीय भाव जो है वो जन्म कुंडली के या सप्तम भाव मंगल इस कुंडली में मारक होते हैं। इस कारण से कई बार जब ऐसी स्थिति बने तो थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिल जाती है। आप जब गौर करेंगे तो इनकी कुंडली में जो बल बना है उसमें मंगल और चंद्रमा और शुक्र थोड़े कमजोर हो रहे हैं। बाकी शनि के पास बल है, बुध के पास बल है, सूर्य के पास बल है, गुरु के पास बल है, ग्रहों के पास बल है। लेकिन अभी जो दशा चल रही है उस दशा के अधिपति शुक्र के पास बल कम है। इस वजह से व्यक्ति को बहुत ज्यादा कड़ाई से और बिना किसी जो है वो लापरवाही के अपनी प्रत्येक समस्या को बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसको लेकर के कभी भी आप बिल्कुल ही मोशनलेस नहीं हो सकते और बिल्कुल ही लापरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि ये शुक्र की अंतिम दशा है और ये अष्टम भाव का परिणाम कर रहे हैं। इस वजह से हमें थोड़ा सावधान होना होगा। आश्लेषा में बैठे, इस वजह से व्ययात्मक स्थितियों को लेकर के जाकर के जीवन में देते हैं, क्योंकि वो ग्रह अगर वक्री है तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत परेशानी उसके पास है और वो अपना संपूर्ण परिणाम नहीं दे पा रहा है। ये बात भी देखने को मिलती है। अब क्या बताऊं, आपकी कुंडली में चंद्रमा का बल कम है। आप शिव जी की पूजा करिए, अभिषेक करिए और महामृत्युंजय का जप करिए। इनसे जो है वो महामृत्युंजय रक्षा कवच इन्हें धारण करवाना चाहिए। इनको अभी के स्थिति के हिसाब से देवी कवच का पाठ पढ़ाना चाहिए। इनके नाम पे दुर्गा सप्तशती का जप, दुर्गा सप्तशती का जो है वो पाठ अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। देवी कवच का पाठ अगर हो जाए प्रत्येक दिन, या फिर किसी भी तरीके से सूर्य को अर्घ दिया हुआ जल, जो मैंने उस पर कार्यक्रम बनाया था, अगर वो दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी स्थितियां, क्योंकि शनि मंगल का प्रभाव जो है वो ये सबसे बड़ी बीमारी को न्योता दे देते हैं। ये तीसरे जो बैठे हैं ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और मंगल ने शुक्र को देखा है, शनि ने शुक्र को देखा, तो लग्नेश को दो पाप ग्रहों का प्रभाव झेलना पड़ता है। बाकी कर्म क्षेत्र में व्यक्ति ठीक रहा है, जहां से भी उसने शुरू करा है वहां से हमेशा आगे बढ़ा है। कभी भी उसके जीवन में कर्म क्षेत्र को लेकर के मैं किसी भी तरीके से आरंभ के बाद कभी भी पीछे मुड़ते हुए नहीं देख रहा हूं। ये स्थिति कुंडली में बन रही है। इतने सारे साधन मैंने आपको बता रखे हैं। इस कुंडली के लिए 5 अंक अच्छा हो, इस कुंडली के लिए नक्षत्र के हिसाब से स्वाति अच्छा रहे, और उसके बाद आर्द्रा भी अच्छा रहे, पूर्वाषाढ़ा, चित्रा, मृगशीरा, ये कुछ नक्षत्र अच्छे रहें, पुनर्वसु, पुष्य, ये कुछ अच्छे नक्षत्र बने, हस्त नक्षत्र अच्छा रहे, ये कुछ नक्षत्र अच्छे रहें। दिन इनके लिए शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहे। लग्नेश दशम में बैठे हैं और कारक ग्रह उच्च का है, इस वजह से कुंडली अच्छी बन रही है। कुंडली पे ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं। व्यक्ति जीतेगा और निस्संदेह बिल्कुल जीत करके बाहर भी निकल जाएगा। लेकिन 25 तक, 2025 के मार्च तक जातक को थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, जिसमें से 2024 के जनवरी से जो परेशानी होगी वो मानसिक रूप से ज्यादा प्रताड़ित करेगी। लेकिन अभी मैंने जो उपाय बताए हैं उस पर ज्यादा फोकस करने की बारी है। व्यक्ति तुरंत ही धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।